हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों का स्वागत है। अपने ने ये जो फिजिक्स की सेकंड बुक पढ़ रहे थे उसकी 2 यूनिट अपने ने कंप्लीट कर ली। आज अपने पढ़ेंगे थर्ड यूनिट, और जो थर्ड यूनिट है उसका नाम है तरल पदार्थों के गुणधर्म। यानी यूनिट कौन सी? यूनिट थर्ड, तरल पदार्थों के गुणधर्म। ठीक है, पेपर है ये कौन सा? पेपर है आपका सेकंड पेपर की थर्ड यूनिट। 2 यूनिट अपने ने कंप्लीट कर ली। थर्ड यूनिट के अंदर तरल के बारे में अपने पढ़े। तो देखो, स्थूलतः जो पदार्थ होते हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया। यानी एक तो कौन से? ठोस, और दूसरे हैं तरल। अगर अपने तरल के अंदर बात करें तो किसका? द्रव व एग्जाम्पल लेंगे गैस। ठीक है, इसके बाद ठोस अगर पदार्थ ले अपने तो ये कह सकते हैं कि इनकी जो आकृति होती है, इनकी आकृति व आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, ठोसों का आकार व आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। जबकि अगर अपने बात करें है किसकी? तरल की, तो तरल के अंदर अपने ने 2 एग्जाम्पल जैसे लिखे हैं कि द्रव और जो गैस है दोनों ही किसके अंदर आ रहे हैं? तरल के अंदर आ रहे हैं। लेकिन अगर अपने भाई इनका ये कह सकते हैं कि आकृति और आकार क्या नहीं होता? निश्चित नहीं होता। भाई तरल में आकृति व आकार क्या नहीं होते? निश्चित नहीं होते। आकार व आकृति निश्चित नहीं होते। इनके ऊपर अगर अपने अपरूपक बल लगाएं तो इनके विरुद्ध जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो नगण्य होती है। तो अपने ये कह सकते हैं इनमें अपरूपक बलों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? नगण्य होती है। साथ में अपने ये भी कह सकते हैं कि इनका अपरूपण गुणांक का जो मान होता है वो क्या होता है? 0 होता है। अपरूपण गुणांक क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये आपको एक डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि तरल पदार्थों की क्या नहीं होती? कोई निश्चित आकृति नहीं होती, तथा उनमें अपरूपक बलों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का क्या होता है? ये कह सकते हैं अभाव होता है। और इनका जो दृढ़, इनमें ये भी लिख सकते हो आप कि दृढ़ता नगण्य होती है, या कह दो इनका अपरूपण गुणांक है वो 0 होता है। और ये भी लिख सकते हैं और दृढ़ता नगण्य होती है। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। भी चैप्टर अपने शुरू कर रहे हैं, तरल पदार्थों के जो गुणधर्म पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर यानी अपने कोई स्थूलता अगर पदार्थ लें, उन पदार्थों को कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 2 भागों में, यानी ठोस और कौन सा? यानी तरल। बात अगर अपने ठोस की करें तो ठोस की क्या होती है कि इनका आकार और आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। अगर अपने तरल की बात करें तो तरल के अंदर जैसे एग्जाम्पल अपने ले सकते हैं, जैसे भाई जिनके अंदर बहने का गुण होता है, जैसे आसानी से क्या हो, यानी बह सके। तो अपने एग्जाम्पल इसमें कह सकते हैं भी द्रव में भी बहाव होता है, ऐसे ही गैस है तो उसके अंदर भी बहने का गुण होता है। तो अपने द्रव व गैस दोनों की बात कर सकते हैं। डेफिनेशन अगर आप तरल की लिखना चाहो, तरल पदार्थ, तो आपने कहेंगे कि तरल पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनकी आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। इनके अंदर अपरूपक जो बल है इनके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का क्या होता है?
अभाव होता है। इनकी जो दृढ़ता की बात करें तो वो दृढ़ता नगण्य होती है। तो अगर अपरूपक बलों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का अभाव होता है तो अपने ये कह सकते हैं कि इनका अपरूपण जो गुणांक है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होंगे उनको अपने क्या बोलेंगे, कौन से, तरल कहेंगे। ठीक है। बात अगर अपने देखो द्रव की प्रवाह की बात कर रहे थे तो इसके अंदर चैप्टर के अंदर जो चीजें अपने पढ़ेंगे तो उसमें जैसे भाई इसमें देखो द्रव है तो द्रव के अंदर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, भी द्रव का अगर एग्जाम्पल ले तो जैसे पिघला हुआ कांच, पिघला हुआ कांच। दूसरा बात करते हैं किसकी, डामर। अगर इन दोनों के अंदर अपने ये देखें कि भी कहीं मान लो कि किसी पृष्ठ के ऊपर या कहे कि धरातल के ऊपर अपने ने कहीं गिरा दिया पिघली हुई अवस्था के अंदर कांच को या फिर डामर को, तो अपने कुछ समय अंतराल बाद अगर अपने देखना चाहे, मतलब थोड़े समय बाद ही, तो अपने को इनके अंदर कोई गति है वो दिखाई ही नहीं देती, भी अपने को पता नहीं चलता कि इनके अंदर प्रवाह हुआ है या नहीं, लेकिन है तो किसके अंदर आएगा, यानी तरल पदार्थों में। और तरल पदार्थों के अंदर जैसे अगर अपने ने इसमें ये एग्जाम्पल लिए, इसके अंदर गति है वो अपने देख नहीं सकते, कुछ समय के बाद अगर नोट करना चाहिए तो अपने को वो प्रक्षेप नहीं होगी। लेकिन अगर अपने गैस की बात करें तो गैस के अंदर यानी कुछ समय बाद उनके अंदर अपने आसानी से देख सकते हैं कि इनका प्रवाह हुआ है, पहले यहाँ पे कण थे अब यहाँ चले गए। नेक्स्ट अगर अपने बात करें जैसे तरल जो होते हैं, तरल पदार्थों की डेंसिटी, तरल पदार्थों का घनत्व यानी डेंसिटी, इस डेंसिटी का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है, ताप पर भी निर्भर करता है और किसके ऊपर, दाब पर। डेंसिटी अगर कहो तो क्या है, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में यानी द्रव्यमान, क्योंकि रो बराबर या m इक्वल टू आप लिखते हो रो इंटू वी। अगर रो की बात करो तो आप क्या लिखोगे, m अपॉन वी। यहाँ m क्या है, यानी द्रव्यमान है, और v क्या है, आयतन है। प्रति एकांक आयतन लिया तो रो इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, m के, जब v की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 घन सेंटीमीटर या घन मीटर के बराबर है, अपने मान के चले आयतन है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई समांगी तरल है उसकी जो डेंसिटी है यानी उसका जो द्रव्यमान है प्रति एकांक आयतन, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ताप और दाब के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अपने द्रवों के अंदर जैसे ये जो मैंने लिखा कि द्रव और गैस, इन द्रवों के अंदर अगर अपने सामान्य रूप से लेंगे, क्योंकि जब इनकी गति अपने पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर, तो इसमें ये ध्यान रखना कि प्रति एकांक आयतन में जो द्रव्यमान है उसका मान यानी किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, भी ताप और दाब के ऊपर, यानी ये निश्चित रहेगा, ये कह सकते हैं। ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। इसके बाद आता है जो तरल का प्रवाह होगा वो कैसा हो सकता है, स्थिर भी हो सकता है और अस्थिर भी हो सकता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसकी तरल के प्रवाह की, और तरल का प्रवाह कैसा हो सकता है, स्थिर और अस्थिर। तो अपने दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, फिर बात करेंगे अपने स्थिर प्रवाह किसको कहेंगे और अस्थिर किसको कहेंगे। तरल का प्रवाह, इसको दो भागों में बांट दिया गया। तरल का जो प्रवाह है यानी एक होता है स्थिर प्रवाह, तरल का स्थिर प्रवाह, और दूसरा होता है तरल का अस्थिर प्रवाह। अब बात आती है कि तरल का स्थिर प्रवाह है आप किसको कहेंगे, यानी जैसे अपने ये कहे कि जब यानी तरल कोई बह रहा है और उसके अलग अलग बिंदुओं के ऊपर अगर तरल का वेग देखें तो तरल का वेग
का मान अलग अलग होगा, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन उसका मान टाइम के ऊपर क्या नहीं करे, डिपेंड नहीं करे। कहने का मतलब ये है, मान के चलो कि भी पानी बह रहा है, और पानी बह रहा है वो इस प्रकार से, जैसे ये कहूँ कि इस प्रकार से तरल बह रहा है, ठीक है। तो इस तरल के यानी जो प्रवाह है उसकी दिशा के अंदर अगर अपने ये कहें कि अलग अलग बिंदु ले लिए, जैसे ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया और डी ले लिया। इस ए बिंदु पर पानी का वेग वी ए, बी पर वी बी और सी पर वी सी और इसके ऊपर वी डी। इसकी आकृति मैंने ऐसी बनाई है, जरूरी नहीं है आप इसको इस प्रकार से बनाओ, जैसे आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। भाई अपने ने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे ए बी सी और डी, ऐसे ही तरल इस डायरेक्शन में बह रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी के अलग अलग मान दिए। तो अगर अपने स्थिर प्रवाह की बात करें तो देखो, तरल प्रवाह जिस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, तो उसमें मैंने लिया कि किसी एक निश्चित बिंदु के ऊपर और किसी एक निश्चित समय के अंदर अगर अपने देखें, तो उस तरल का जो वेग है और उसकी जो दिशा है वो समय के ऊपर अगर निर्भर नहीं करती, तो वो प्रवाह कैसा होगा, तरल का स्थिर प्रवाह होगा। यानी उसका वेग किसी निश्चित बिंदु पर, ये कहें किसी निश्चित निश्चित बिंदु का मतलब, जैसे मैंने बिंदु ए बी सी डी लिए, इनकी बात करें, किसी निश्चित बिंदु पर तरल का वेग मान के चल रहे हैं, मान लो वी वेक्टर है, वी वेक्टर है, अगर तरल का वेग यदि क्या हो कि समय के साथ तरल का वेग व दिशा दोनों ही लिख दो, तरल का वेग व दिशा दोनों का मान समय पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता, जबकि अलग अलग बिंदुओं पर क्या हो सकता है, वेग अलग अलग हो सकता है। जबकि अलग अलग बिंदुओं पर वेग व दिशा भिन्न भिन्न या अलग अलग हो सकती है। कहने का मतलब है कि पानी या तरल का जब प्रवाह हो रहा है, तो अपने ने कोई एक निश्चित बिंदु ले लिया, निश्चित बिंदु, जैसे मैंने लिया यहाँ पे ए बी सी डी, ये निश्चित बिंदु हो गए। इन सभी बिंदुओं के ऊपर अगर वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी की देखो अलग अलग मान लिखे मैंने, जैसे ए पर वी है, वी बी है, वी सी है और वी डी है। अगर अपने इनकी डायरेक्शन की बात करें कि वे की यहाँ दिशा क्या होगी, तो आगे आएगा, ये अपने पढ़ेंगे कि दिशा जो है वो किस प्रकार से दिखाते हैं, इन बिंदुओं के ऊपर अपनी स्पर्श रेखा खींच करके इनकी डायरेक्शन को दिखाते हैं। तो यहाँ अगर देखें भाई, इस पर अगर अपने बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्शन कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ हो रहा है। लेकिन अगर ये मतलब पहले जो कोई कण गुजरा कहाँ से, इस बिंदु से, उस कण की वेलोसिटी और इसके बाद जितने भी कण आएंगे उनकी वेलोसिटी इस ए पर कितनी होगी, वी ए ही होगी, और उसकी दिशा भी यही होगी जो इससे पहले वाले कण की थी। कहने का मतलब टाइम के साथ, क्योंकि कण जैसे जैसे चलते जाएंगे, इस पॉइंट से निकलते जाएंगे, इस निश्चित बिंदु से गुजरते जाएंगे, तो वहां पर जितने भी कण उस पॉइंट से या उस बिंदु से गुजरेंगे, उनके ऊपर उनकी वेलोसिटी का परिमाण और उनकी जो दिशा है वो क्या रहेगी, नियत रहेगी या निश्चित रहेगी। तो अपने कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो प्रवाह होता है वो क्या कहलाता है, स्थिर प्रवाह कहलाता है। फिर बात आती है तरल का अस्थिर प्रवाह। तो इसके अंदर क्या होगा कि किसी निश्चित बिंदु पर तरल का वेग व दिशा समय पर निर्भर कर रही हो, समय पर निर्भर करती है, तो इस प्रकार के तरल प्रवाह को तरल का क्या कहेंगे, अस्थिर प्रवाह कहेंगे। आपको बातें समझ में आनी चाहिए कि आप किस प्रकार से उसको एक्सप्लेन करोगे। भाई
अपने ने एग्जाम्पल के माध्यम से अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो उसके अंदर आप आराम से बता सकते हो, एग्जाम्पल दे करके भी बता सकते हो, ऐसे अलग अलग बिंदु दिखा करके वहाँ पे उसकी दिशा को दिखा करके और उसका परिमाण दिखा करके। ठीक है, तरल का प्रवाह अपने ने पढ़ लिया। तरल का प्रवाह हो सकता है कैसा हो, स्थिर हो, और या फिर क्या हो सकता है, अस्थिर हो। यानी किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग और उसकी जो दिशा वही होती कि जिससे उससे पहले वाले कण की वही हो, मतलब जो उससे पहले वाले कण की थी या बाद में आने वाले कणों की, यानी टाइम के साथ उनका वेग और उसकी दिशा है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, समय के ऊपर निर्भर नहीं करती हो। तो इस प्रकार का जो प्रवाह होता है वो तरल का स्थिर प्रवाह होता है। और अगर वेग की दिशा और परिमाण दोनों का मान अगर समय के ऊपर निर्भर कर रहा हो तो वो प्रवाह कैसा हो जाएगा, अस्थिर प्रवाह हो जाएगा। दूसरा इसमें बात आती है एक और अपने पढ़ेंगे, घूर्णी किसको कहेंगे, यानी तरल का किस प्रकार का प्रवाह हो कि उसको अपने क्या बोले, घूर्णी। घूर्णी की अगर अपने बात करें तो देखो तरल के रेखीय रेखीय जैसे ये बना रखे हैं, रेखीय प्रवाह के साथ या रेखीय वेग के साथ, ऐसे लिखो, रेखीय वेग के साथ, रेखीय वेग के साथ उसका कोणीय वेग भी हो, क्या हो, कोणीय वेग भी हो, तो इस प्रकार का प्रवाह है कैसा कहलाता है, घूर्णी कहलाता है। तरल का प्रवाह हो रहा है, उसमें तरल के प्रवाह में क्या हो रहा हो, रेखीय प्रवाह तो हो ही रहा है, साथ के अंदर उसके अंदर क्या हो रही है, तरल के जो कणों की अपने कह सकते हैं गति, रेखीय गति के साथ साथ कौन सी हो रही है, घूर्णन गति भी हो रही है। तो यानी उस प्रवाह को अपने क्या कहेंगे, यानी घूर्णी प्रवाह कहेंगे। नेक्स्ट अगर अपने बात करें कि अघूर्णी की बात करें तो अघूर्णी में क्या आ जाएगा कि तरल का जो कोणीय वेग का मान क्या हो, शून्य हो, सिर्फ क्या हो उसके अंदर रेखीय वेग ही हो, तो वो क्या कहलाएगा, अघूर्णी प्रवाह, यानी घूर्णी। और नेक्स्ट आता है अघूर्णी। अघूर्णी में तरल के किसी अल्पांश पर, किसी अल्पांश पर कणों के कोणीय वेग का मान क्या हो, शून्य, तो ऐसा प्रवाह अघूर्णी कहलाता है। ठीक है, अघूर्णी कहलाता है। तो ये बातें, घूर्णी प्रवाह किसको कहेंगे, अघूर्णी किसको कहेंगे, ये बात भी ध्यान रखना। नेक्स्ट अपने तरल की जब बात करेंगे तो थोड़ा इसमें ये भी ध्यान रखना, एक तो है संपीड्यता और एक है शांता, यानी संपीड्यता और दूसरा है शांता। संपीड्यता की अगर अपने बात करें तो देखो गैसों पर अगर अपने क्या करते हैं, दाब लगाते हैं, गैसों के ऊपर अगर दाब लगाएंगे तो उनके जो प्रति एकांक आयतन के अंदर जो द्रव्यमान है किसी गैस के अणुओं का वो क्या रहेगा, बदल जाएगा दाब लगाने के बाद। जैसे दाब का मान मान लो बढ़ा दिया तो प्रति एकांक आयतन द्रव्यमान बढ़ जाएगा, अणुओं की संख्या वहां पे बढ़ जाएगी। और लेकिन अगर अपने बात करते हैं किसकी, तरल की, तो तरल के ऊपर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दाब लगाने के बाद उनकी जो रो का मान है, डेंसिटी का मान है, प्रति एकांक आयतन, वो नहीं बदलेगा। तो संपीड्यता का भी थोड़ा इसके अंदर ध्यान रखना। फिर शांता की अगर बात करें तो तरल का जब प्रवाह होता है तो तरल जो प्रवाहित होता है वो उसको मान के चलते अपने, वो तरल है वो किस रूप में है, परतों के रूप में बहता है। जैसे जो सबसे धरातल है, धरातल पे मान लो कोई नदी बह रही है तो उसके जो नदी का जो पानी है उसकी जो लेयर है, परत है, जो धरातल के बिल्कुल पास होगी, जस्ट उससे ऊपर होगी, फिर उसके ऊपर, उससे ऊपर, मतलब कहने का धरातल से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, यानी तरल का जो प्रवाह है वो बढ़ता जाता है।
और ये बढ़ता क्यों है? क्योंकि जो धरातल है वो स्थिर रहना चाहता है और तरल है या पानी जो है वो बहना चाहता है। तो वो जो परत और जो अपना धरातल है उसके बीच में ये कह सकते हैं कि क्या लगेगा? घर्षण बल लगेगा, जिससे वो धरातल उस पानी को बहने नहीं देना चाहता। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आपने बात करें कि जस्ट उससे ऊपर वाली लेयर अगर देखें तो दो परतों के बीच में क्या होता है कि यही घर्षण बल लगेगा, जो उसकी क्या कहलाता है? शांतता कहलाता है। तो आपको थोड़ा सा इसमें पता होना चाहिए भी शांतता क्या है। नेक्स्ट बात आती है धारा रेखीय एवं विक्षुब्ध प्रवाह। यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि आप धारा रेखीय प्रवाह किसको कहेंगे और विक्षुब्ध प्रवाह है किसको कहेंगे। तरल का कैसा प्रवाह? धारा रेखीय और विक्षुब्ध। तरल प्रवाह कितने? दो भाग बना दिए, यानी धारा रेखीय प्रवाह है और दूसरा विक्षुब्ध प्रवाह। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं किसकी? धारा रेखीय प्रवाह की। तरल, तरल में अगर बोलें तो अपने किसकी बात कर सकते हैं? द्रव और गैस दोनों ले सकते हैं। गैस के स्थिर प्रवाह में कैसा प्रवाह होना चाहिए? एक तो ये स्थिर प्रवाह होना चाहिए, ठीक है। स्थिर प्रवाह में यानी प्रत्येक किसी बिंदु से गुजरने वाले, कोई भी बिंदु मान लिया, उस बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण का मार्ग ठीक वही होता है जो उससे पहले गुजरने वाले कण का था। तो अपने क्या कह सकते हैं कि तरल, तरल जिसके अंदर द्रव या गैस के स्थिर प्रवाह में किसी बिंदु पर गुजरने वाले कण का मार्ग ठीक वही था जो उससे पहले गुजरने वाले कण का था। यानी ठीक उससे पहले वाले कण का जो मार्ग था उसके बाद आने वाले कण का मार्ग भी क्या होना चाहिए? यानी वो फिक्स होना चाहिए। और गुजरने वाले कण का जो मार्ग अगर वही रहेगा तो इस प्रकार का जो प्रवाह है वो क्या कहलाता है? धारा रेखीय प्रवाह है। तो इस प्रकार का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। और इसका जो पथ होगा, इसका पथ यानी कि रास्ता जो होगा, मार्ग जो होगा, इसका पथ धारा रेखा क्या कहलाएगा? धारा रेखा कहलाता है। ठीक है, तो बात इसमें एक डेफिनेशन अपने ये भी दे सकते हैं क्या कि एक वेलोसिटी है जिसको अपने ये कहें कि उस वेलोसिटी को नाम मान दे देते हैं अपने क्रांतिक वेग, कि अगर तरल या द्रव का प्रवाह क्रांतिक वेग से क्या होता है? कम होता है, तो ऐसा प्रवाह क्या कहलाता है? धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। तो ये भी लिख सकते हैं कि यदि तरल, तरल यानी कि किसकी बात करें? द्रव है गैस का वेग, किससे? का वेग क्रांतिक वेग से, क्रांतिक वेग, क्रांतिक क्रिटिकल वेलोसिटी जिसको अपने किससे लिखेंगे? वीसी, वीसी से कम हो, क्रांतिक वेग से कम हो तो प्रवाह धारा रेखीय, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर वेलोसिटी का मान क्या होगा? कम होगा, तो इस प्रकार के प्रवाह को अपने क्या कहेंगे? धारा रेखीय प्रवाह कहेंगे। फिर अगर अपने देखो इसके कुछ गुण है किसके? धारा रेखीय प्रवाह के, यानी
इसके गुण धर्म कह सकते हैं या गुण कह सकते हैं। तो पहला गुण तो क्या है कि धारा रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस तरल के वेग की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी धारा रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा, जिसकी जो दिशा होगी उस तरल के वेग को या वेग की दिशा को व्यक्त करती है। जैसे कोई धारा रेखा, जैसे मैंने ऐसे मान लो ये बना दी, ये धारा रेखा है, इसके ऊपर अलग अलग जैसे बिंदु लिए ए बी सी मान लें, ये वी ए वेलोसिटी कह दे, वी बी कह दे, यहाँ पे क्या है वी सी। इसकी अगर अपने दिशा की बात करें, वो भी किसके ऊपर, भी अलग अलग बिंदुओं के ऊपर वेलोसिटी का मान, परिमाण और दिशा दोनों ही क्या है, अलग अलग है। लेकिन किसी एक निश्चित बिंदु अपने बात कर रहे हैं, मान लो ए की, तो इसके ऊपर इसकी जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, वो इसके ऊपर अगर मान लो कोई स्पर्श रेखा बना दे, जैसे ये कोई स्पर्श रेखा बना दी, तो इस स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वो इसकी क्या बता रही है, उस तरल के वेग की डायरेक्शन को व्यक्त करेगी। दूसरा है कि दो धारा रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, इसके पीछे भी कारण है। यानी दूसरा पॉइंट इसका कि दो धारा रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटेगी, क्योंकि जब वो काटेगी, मान लो दो धारा रेखा बना देती हूँ, एक धारा रेखा ये हो गई, ठीक है, दूसरी ये हो गई, इस प्रकार से भी एक इस तरफ धारा रेखा बह रही है, एक इस तरफ बह रही है। अगर बात करें इनका जो दोनों का कटन बिंदु है उसकी, इसके ऊपर जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से होगी, लेकिन इसके ऊपर जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से होगी। तो देखो एक ही पॉइंट की बात हो रही है, क्या एक कण दोनों जगह जा सकता है, भी इसी डायरेक्शन में भी बह जाए और दूसरा इस डायरेक्शन में भी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। भी ये कह सकते हैं अगर एक धारा रेखा की अगर दो धारा रेखाएं अगर काटती है तो उनकी जो डायरेक्शन होगी वो कितनी होगी, दो होगी, जो कि क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। दूसरा धारा रेखाएं हैं, उनका आकार कैसा भी हो सकता है, वो स्ट्रेट भी हो सकती है या उसका रूप वक्र रूप भी हो सकता है। ठीक है, अगर अपने नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो बात करेंगे किसकी, विक्षुब्ध प्रवाह की। ठीक है, ये अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर अपने इतना ही पढ़ेंगे। इतनी जो मैंने थ्योरी आज की क्लास के अंदर बताई है उसको एक बार और पढ़ लेना। नेक्स्ट अपने इसमें जो पढ़ेंगे टॉपिक, उनके अंदर ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। थैंक यू क्लास देखने के लिए।